नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के ऑनलाइन एजुकेशन के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। तो अगले दो वीडियो क्लास में हमने जो व्याकरण का मुद्दा पढ़ाई कर रहे थे, जिनका टाइटल था समास, तो उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। समास किसे कहते हैं और फिर उनके कई प्रकार के भेद, 6 भेद थे, उनमें से 4 भेदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इस वीडियो क्लास में आगे जो अंतिम 2 प्रकार उनके जो बाकी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और 5वां प्रकार है अवयवी भाव समान। अवयवी भाव समान किसे कहते हैं? और ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में हमारे सामने आएगा और किसी अवयवी भाव समाज को हमें पहचानना है, तो मैंने अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था ना, कोई हरेक समाज के जो प्रकार है कोई न कोई उनकी खासियत है पहचानने की। जैसे द्विगु को पहचानने के लिए पूर्वपद में संख्या होती है, द्वंद्व को पहचानने के लिए दोनों पद अपने आप जो जोड़ के रूप में आते हैं, और कर्मधारय को पहचानना है तो पूर्वपद में विशेषण होता है। और उसी प्रकार बहुव्रीहि को अगर हमें पहचानना है तो किस तरह पहचान सकते हैं? तो बहुव्रीहि समाज को पहचानने के लिए न पूर्वपद न उत्तरपद, दोनों पद के अलावा कोई तीसरे की बात होती है। तो इन 4 प्रकारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ अवयवी भाव समान, जिनका टाइटल ही अवयव लिखा है, और अवयव के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि अवयव किसे कहते हैं? जिनका व्यय न हो, जिनका कोई भी प्रकार का परिवर्तन न हो, उसे अवयव कहते हैं। जैसे कोई लिंग अनुसार लिंग, वचन, क्रिया, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं, यथावत शब्द रहता है, उसे हम अवयव अपनी भाषा में कहते हैं। तो यहाँ अवयवी भाव समाज के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पहले भी मैंने आपको जानकारी दी कि समाज को पहचानने के लिए उनके 4 बातें ध्यान में रखनी थी। उनमें से पहले पूर्वपद, उत्तरपद, तो इनके आधार पर हम समाज को पहचान सकते हैं। तो यहाँ इनकी परिभाषा कैसे बनती है? तो यहाँ की जिस सामासिक पद का पूर्वपद क्या होता है? अवयव होता है, और पूर्व पद ही प्रधान यानी कि मुख्य होता है। और कभी कभी पूर्व पद में उपसर्ग भी होता है, तो इसे हम अवयवी भाव समाज कहते हैं। पूर्व पद में क्या? तो अवयव होता है। और अवयव कैसे होते हैं? तो हम दृष्टांत के आधार पर समझने का प्रयत्न करेंगे कि जैसे कि मान लो कि यथा, प्र, प्रति, अ, आ, अनु, अव आदि से कई अवयव जो पूर्व पद में आपको
सामासिक पद में दिखाई देंगे। जैसे कि मान लो कि यथा शब्द है और आपके सामने कोई दृष्टांत आया कि यथा मति, यथामति, इनका विग्रह किस तरह होता है कि मति के अनुसार, मति के अनुसार, मति यानी कि बुद्धि के अनुसार, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपको इसे लिंग परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं और उसे वचन परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अवयव जुड़ा हुआ है। पूर्व पद, पूर्व पद कौन सा है? क्योंकि यथा, और उत्तर पद मति, और क्या? यथामति। ज्यादातर आपके सामने यथा अवयव के ही दृष्टांत होंगे। जैसे पूर्व पद में आपने यथा को देखा, तुरंत आपका उत्तर दे सकते हैं कि अवयवी भाव ही समान है। इसी तरह यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा राजा, यथा ज्ञान। तो ऐसे कई शब्द आपके सामने आएंगे, यथा क्रम, यथा नियम। तो ऐसे शब्द जब पूर्व पद में अवयव है तो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। और उसी तरह यहां प्रति शब्द है तो यहां हम लिखते हैं दी और आगे लगाएंगे प्रति, तो अर्थ भी परिवर्तन होता है। दिन यानी कि एक दिन के बारे, प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन, प्रत्येक दिन। तो यहाँ प्रति शब्द अवयव है तो इसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। इसी तरह जन्म उत्तर पर आगे लगाएंगे आजन्म, तो अवयव है आजन्म, मतलब जन्म तक, इस जन्म तक, तो यह अवयवी भाव समास है। इसी तरह अनु भव, भव शब्द के आगे अनु, तो इसे भी हम अवयवी भाव समास कहते हैं। आगे ऐसे कई दृष्टांत आपके सामने होंगे। और फिर यहाँ सत्य आगे लगाएंगे अवयव, असत्य, तो ये अवयवी भाव समास बनता है। और कई बार आपके सामने ऐसे दृष्टांत भी आएंगे जैसे आप दिरुक्त शब्द, एक ही शब्द दोबारा, जैसे कि यहां रातों रात, ऐसे शब्द भी दिरुक्त, पहला और बाद में उच्चारण, रातों रात, यह भी, और फिर घर घर, दिरुक्त शब्द, इसे भी अवयवी भाव समास कहते है। तो इसी अवयवी भाव समास में हमें केवल इतना याद रखना है कि जिन सामानिक पद का पूर्व पद है वो क्या है? अवयव, और कभी कभी वो उपसर्ग भी होता है। और ऐसे दृष्टांत जब आपके सामने आएंगे और आपके सामने जो प्रश्न होगा कि अवयवी भाव समास पहचानिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अवयवी भाव समास को किस तरह पहचाना जाता है। तो पूर्व पद में अवयव, उपसर्ग, तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। और आगे अंतिम और आखिरी प्रकार हमारा है तत्पुरुष समास। अंतिम और आखिरी प्रकार है जो तत्पुरुष समास। सबसे जटिल, इन 6 प्रकारों में से सबसे जटिल अगर कोई प्रकार है तो तत्पुरुष समास है। इसीलिए क्योंकि पेटा प्रकार विभक्ति कारक के अनुसार, और कारक और विभक्ति के बारे में आप जानते हैं कि विभक्ति के बारे में जानते हैं कितनी है? तो 8 विभक्ति है, उसमें से प्रकार इस तत्पुरुष में आते हैं। जैसे द्वितीय को क्या हम कहते हैं?
कर्म विभक्ति कहते हैं। और तृतीय को क्या कहते हैं? करण विभक्ति कहते हैं। और चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं। और पंचमी को अपादान कहते हैं। और षष्ठी को संबंधक कहते हैं। और सप्तमी को अधिकरण कहते हैं। इस विभक्ति के आधार पर यहाँ कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंधक तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। और इसी को पहचानने के लिए हरेक विभक्ति का कोई ना कोई प्रत्यय होता है। मान लो कि यहाँ कर्म है, तो कर्म का प्रत्यय क्या है? गुजराती में नो, हिंदी में को। और करण गुजराती में थी, थकी, वडे, द्वारा आवा गुजराती ना प्रत्यय हो। तो हिंदी में अंदर के, द्वारा, से ऐसे प्रत्यय होते हैं। हर एक विभक्ति को पहचानने के लिए उसी तरह संप्रदान में वास्ते, काजे ऐसे प्रत्यय होते हैं। और हिंदी में के लिए प्रत्यय होता है। उसी तरह संबोधक अपादान में मां, माथी, पर। और हिंदी में से। और गुजराती में छठी विभक्ति नो, नी, नु, ना। हिंदी में को, का, की ऐसे प्रत्यय होते हैं। उसी तरह सप्तमी में पर, मां और यहाँ में। तो इस तरह के प्रत्यय के आधार पर हम इस तत्पुरुष समाज को पहचान सकते हैं, क्योंकि बीच में कारक विभक्ति का लोप होता है। तो यहाँ दृष्टांत के आधार पर समझने का प्रयत्न हम करेंगे। तो यहाँ हम इस तत्पुरुष को समझने का प्रयत्न करेंगे। किसके अनुसार? विभक्ति के अनुसार। जो विभक्ति के अलग अलग जो यहाँ प्रकार बताए हैं, उनके दृष्टांत द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या? ताकि हमें पता चले कि कौन सी विभक्ति का प्रत्यय का लोप हुआ है, और इसलिए इस तत्पुरुष समाज को द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या षष्ठी या सप्तमी तत्पुरुष इस तरह कहते हैं। उनके प्रत्यय को अगर मैंने आगे बात बताई, गुजराती में भी प्रत्यय के बारे में आपको बताया, तो यहाँ बीच में कौन से प्रत्यय का लोप है उसके अनुसार हम इस विभक्ति को विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष को पहचान सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ दूसरी कर्म तत्पुरुष भी हम कह सकते हैं, और उसे द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं। मान लो कि यहाँ एक दृष्टांत दिया है, रथ चालक। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय अपने आप दो शब्दों को अलग करके बीच में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ मान लो कि रथ चालक, तो हम लगाएंगे कि रथ के लिए चालक, तो गलत हो। रथ के लिए, रथ से गलत होगा। रथ का की गलत होगा, रथ में पर गलत होगा, लेकिन रथ को चलाने वाला, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। इसी तरह स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग के लिए प्राप्त, स्वर्ग में प्राप्त गलत होगा, स्वर्ग की प्राप्त, लेकिन यहाँ स्वर्ग को प्राप्त। तो ऐसा दृष्टांत तृतीय द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष कहेंगे। वन गमन, वन में जाने वाला, तो यहाँ वन को गमन करने वाला, कोई भी प्रत्यय आप इनमें से कोई भी इनको छोड़कर कोई
कोई भी प्रत्यय आप लगाएंगे तो बिल्कुल यहां नहीं चलेगा। आपको केवल क्या वर्ण को आने वाला, वर्ण को गमन करने वाला, तो यह है कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। उसी तरह करण तत्पुरुष उनका कहते हैं के द्वारा से। तो यहां दृष्टांत स्वरचित, दो शब्द, एक स्व और दूसरा रचित, उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, बीच में लगाओ स्व को रचित, तो स्व के द्वारा रचित, स्व के द्वारा रचित यानी कि करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। धनहीन, धन और हीन, तो यहाँ धन से हीन, धन को हीन, धन के लिए हीन, तो यहाँ धन से हीन, तो यहाँ इसे क्या कहते हैं? तृतीय तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। उसी तरह संप्रदाय उनका कहते हैं के लिए, विद्यालय, विद्या और आलय, तो विद्या के लिए जो आलय, आलय એટલે મકાન ગુજરાતીમાં કહીએ તો વિદ્યા માટેનું મકાન, तो विद्या के लिए आलय यानी कि चतुर्थी यानी कि संप्रदाय तत्पुरुष भी कहते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, और उसे भी क्या कहते हैं? ऐसे कई दृष्टांत आपकी किताब में होंगे। और पंचमी अपादान, यहाँ दो व्यक्ति, यहाँ भी से और यहाँ भी से। एक बात याद रखनी है कि जहां करण यानी कि क्रिया करने के लिए हम किसी भी चीज की आवश्यकता होती है क्रिया करने के लिए, तब के द्वारा, लेकिन यहां से अपादान, यहाँ गुजराती में अपादान એટલે છૂટું પડવું। એકવાર છૂટા પડ્યા પછી ક્યારે ફરી જોડાઈ શકતા નથી, ત્યારે જ્યારે વચ્ચે પ્રત્યય આવે ત્યારે જ આપણે તેને પંચમીમાં મૂકીએ છીએ। માની લો કે पद भ्रष्ट, पद और भ्रष्ट, कोई गलत कार्य किया होगा इसलिए उसे क्या किया? दूर कर दिया। पद से भ्रष्ट, दोबारा उस पद पर नहीं आ सकता। उसी तरह व्यसन मुक्त, व्यसन से मुक्त, जो व्यसन था उनसे वो मुक्त हो गया, इसलिए व्यसन से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, उनके नेत्र की दृष्टि एक बार चली गई तो वो दोबारा नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ नेत्र से जो बिछड़ना है, अलग पड़ना है, और वहां जो व्यक्ति आता है तो उसे अपादान कहते हैं। जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, तो ऐसे कई दृष्टांत आपके सामने होंगे कि जहां बिछड़ने की क्रिया है और दोबारा जोड़ नहीं सकती और बीच में प्रत्यय विभक्ति का से है, तो उसे अपादान या पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। संबंधक में नो नी नूना, जैसे हमने बताया कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का उनके साथ संबंध, इसलिए संबंध। राजकुमारी, तो यहाँ राज स्त्रीलिंग, राजा की कुमारी, और फिर देव कुंजा, तो देव की कुंजा, तो ऐसे जब दृष्टांत है तो उसे संबंध या षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। और अधिकरण, तो यहाँ में और पर, कार्य कुशल, कार्य में जो कुशल है, कार्य कुशल, जल मग्न, जल में मग्न, तो इसी तरह तत्पुरुष समाज के कारक या विभक्ति के अनुसार जो प्रकार होते हैं उसी तरह भी हमें पहचान सकते हैं तत्पुरुष इसी तरह किसे कहते हैं। तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर में मैंने अंतिम जो दो प्रकार थे अवयवी भाव और तत्पुरुष समाज के बारे में आपको बताया, और इसी यहाँ हम इस व्याकरण के मुद्दे को यहाँ समाप्त करते हैं। और किसी कई भेद बताए, 6 भेद है, उस 6 भेद में अलग अलग हरेक समाज को पहचानने की खासियत भी बताई है, और मैंने आपको 2 वीडियो लेक्चर में भी बताया है। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस समाज को सरलता से समझ पाएंगे और उनके जवाब भी दे पाएंगे।